Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 50 डेज का प्रूवन स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है जिससे आप अपने सिलेक्शन को ही सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं जबकि अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमने 2 साल मेहनत किया है ना, 15 दिन में क्या हो जाएगा। वही चीज़ ठीक सोच रहे हैं आप कि 2 साल आपने जो मेहनत किया है लास्ट में उसे बेहतर कर सकते हैं, लास्ट में उसे थोड़ा सा और फ्लरिश कर सकते हैं ताकि वो 2 साल का मेहनत है वो फ्रूटफुल हो सके। अब ऐसे एक उदाहरण से समझिए कि आपने एक घर बनाया है, ठीक है। उसे घर बनाने में न्यू लगाने से लेके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और 4th फ्लोर तक काफ़ी वक्त लगता है। लेट्स सपोज 6 मंथ लगता है, बट फिनिशिंग में बहुत ही कम टाइम लगता है, मतलब है ना, फिनिशिंग में बहुत कम टाइम लगता है। और जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तो उस घर का लुक नहीं होगा। ऐसे ही हमारे प्रिपरेशन में होता है। स्टार्ट तो सारे लोग करते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं, बट अगर आप स्मार्ट तरीके से किसी काम को फिनिश करोगे ना, तभी उसका रिजल्ट दिखाई देगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसे 15 दिन में इस्तेमाल करके आप अपने मार्क्स को बहुत ही बेहतर तरीके से इंक्रीज कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। द फर्स्ट इज डिवाइड इंटायर टाइम इनटू द 2 पार्ट्स। पूरे जो भी आप टाइम पढ़ दे रहे हैं, यानी 10 घंटा पढ़ रहे हैं या 12 घंटा पढ़ रहे हैं या 14 घंटा पढ़ रहे हैं, तो जितने भी घंटा पढ़ रहे हैं इसके 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। पहला रिवाइजिंग एनसीईआरटी एंड नोट्स और दूसरा मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये 2 हिस्से में डिवाइड होना चाहिए। अब ये कितना वेटेज होना चाहिए इसका, तो रिवाइजिंग एनसीईआरटी नोट्स अगर मान लीजिए कि आप 10 घंटा दे रहे हैं तो इसका करीब 70% पार्ट रिवाइजिंग एनसीईआरटी नोट्स होना चाहिए और 30% पार्ट मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़्यादा बोलते हैं कि आप मॉक टेस्ट देते रहो, बट मॉक टेस्ट तभी आप दे पाएंगे बेहतर तरीके से जब आपको चीज़ें याद हो, बार बार उसे रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट देना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपको देना है मॉक टेस्ट, आपको PYQ करना है, बट 70 और 30 का रेशियो करके, यानी 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो 7 घंटा आप कंटेंट को रिवाइज करें और 3 घंटे आप मॉक टेस्ट दीजिए और फिर उसके बाद एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, तो थोड़ा सा इसे घटा सकते हैं, इसे 50 से 60% कर सकते हैं और इसे करीब ये भी 50 से 40% का आसपास हो सकता है अगर आपका थ्योरी पहले से स्ट्रॉन्ग है तो। बट ऐसा माना जाता है कि अगर आप 60% थ्योरी और 40% मॉक टेस्ट करते हैं तो दैट्स वेल एनफ, ठीक है। 70-30 वेल एनफ। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है, यानी 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा रिवाइज करिए, 4 घंटा मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज करिए। फिर दूसरा है प्रैक्टिस PYQ एंड मॉक टेस्ट बिटवीन 2 to 5 PM ऑन OMR शीट। अब इसका कारण मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, क्योंकि आपका एग्जाम इसी के बीच में होगा, 2:30 से 5:30 होगा, 2 से 5 होगा। इस समय आपको लेथार्जी फील नहीं होनी चाहिए। इस समय आप बहुत अटेंटिव रहें, है ना, उत्साहित रहें। आपका ब्रेन समझ सके कि इसी टाइम में ये मॉक टेस्ट करता है, इसी टाइम में ये PYQ करता है। तो OMR शीट डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और उस पर प्रिंट आउट निकाल के उसी पे आप PYQ सॉल्व करें। मतलब 2000 मान लीजिए 21 का आपने PYQ किया, 20 का किया, 2019 का किया, तो ऐसे PYQ करना शुरू करिए या मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। आजकल मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, तो ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बायो का कोई मॉक टेस्ट बेहतर नहीं मिल रहा है तो मैं अनअकैडमी पे 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, तो आप अनअकैडमी से ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज PYQ टैगिंग, ये हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जब आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे तो ये चैप्टर पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से, इस लाइन से क्वेश्चन आया है। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और PYQ से इंपॉर्टेंट टॉपिक का एहसास होता है। आपको पता लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे अच्छे से समझें, इसे अच्छे से दिमाग के अंदर फिट करें और ये कभी भूलें ना। तो ये बायो में हर चैप्टर का आपको पास PYQ टैगिंग होना चाहिए, है ना, कि चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसमें कितने क्वेश्चन, कौन कौन से लाइन से क्वेश्चन आए हैं, एनिमल किंगडम से कौन कौन से आए हैं। तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। मैं अपने टेलीग्राम पे लगातार
क्लास 11th का पूरा PYQ टैगिंग डाल दूंगा, क्लास 12 का डाल दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स के लिए आपको देखिए, जैसे मान लीजिए 2021 का आपने पेपर सॉल्व किया, तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि फिजिक्स को लास्ट दिन में इम्प्रूव करने का ये तरीका है कि मान लीजिए पहला आपने क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है उसको आपने लिख लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा उसे लिख लिया, तीसरा क्वेश्चन किया उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है लिख लिया। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं, तो ये एक PYQ टैगिंग जैसा ही हो जाएगा। फोर्थ है रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट। जब भी आप रिवाइज करें, क्योंकि आपका जो 60 और 40 का रेशो है ना, 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा आप रिवाइज कर रहे हैं, 4 घंटा मॉक टेस्ट और PYQ कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब देखिए PYQ आप जब देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप थ्योरी आके पढ़ते हैं, तो एनालिसिस भी थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे बच्चे करेंगे नहीं हमको तो ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए, तो आप समझ रहे हो कि एनालाइज भी तो करना इंपॉर्टेंट है, तो एनालिसिस के लिए भी तो आप थ्योरी ही पढ़ रहे हो। तो इसलिए 60% थ्योरी 40%, क्योंकि टेस्ट देते समय कम टाइम लगता है, फिर टेस्ट को एनालाइज करेंगे तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट, मतलब रिवीजन तो करना ही, सारा चैप्टर करना है, क्योंकि आपको पता है कि नीट इज़ वेरी अनसर्टेन, कब चैप्टर कौन से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये नहीं पता है। बट हाँ, सेल एंड सेल साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन यूनिट इज़ इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, बहुत धांसू है, 7 क्वेश्चन आए थे इससे लास्ट ईयर, बट इस ईयर आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं कह सकता है। इकोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं जो सबसे पहले शुरुआत इसी से करना है। याद रखिएगा, एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, याद रखिएगा एक भी लाइन एक भी डायग्राम छोड़ के नहीं जाना, हर चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, शुरुआती दौर में इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट में, फिजिकल में ऐसे ही फिजिक्स की तरह करना है कि लास्ट 15 साल या 12 साल या 10 साल है ना, कितने फिजिकल में मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो न्यूमेरिकल में कौन कौन से न्यूमेरिकल में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो फॉर्मूला का अलग से एक नोटबुक बना लीजिए और उसको पढ़िए। इनऑर्गेनिक ट्रूली NCERT से ही पढ़ना, बार बार NCERT ही पढ़िए, और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से आपका काम मोस्टली हो जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। और फिजिक्स में जैसे मैंने बताया, फिजिक्स में आपको 15 साल का 12 साल का हर क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख के उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि 15 दिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और बेहतर स्कोर करने में सहायक होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा कि आप अभी कितना स्कोर कर रहे हैं, कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना स्कोर और ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सो मच।